बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारा देश ऐसा है जहां किसानों की ज़रूरत सभी को है, लेकिन किसानों की ज़रूरत का ख्याल किसी को नहीं रहता। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए किसान भाई बहनों की हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और हर कृषि समाधान देते हैं जिससे उनकी कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अनुदानित दर पर देता है पशु आहार। पशुओं में कृमि का इलाज समय पर कराएं। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टिलर। बेहतर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा और पौष्टिक पशु आहार एवं पूरक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर, शीतवर्धक इत्यादि अनुदानित दर पर पशुपालकों को देने का कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम का लाभ अधिकतम 10 या उससे कम दुधारू रखने वाले पशुपालकों को दिया जाता है। इच्छुक पशुपालक ग्राम सभा की अनुशंसा के साथ जिले के गव्य विकास पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। पशुओं में एक बीमारी लगती है कृमि की। पशुओं में कृमि हो जाने की स्थिति में कमजोरी, अरुचि, दस्त के अलावे उत्पादन में कमी आना इत्यादि समस्याएं आती है। उचित समय पर कृमि का इलाज नहीं होने पर पशु की जान तक जा सकती है। कृमि के लक्षण होने की स्थिति में अल्बेंडाजोल नामक दवा देना लाभकारी होता है। साथ ही पशु चिकित्सक की सलाह भी लें। किसान भाइयों, इस समय अन्य सब्जियों के साथ खीरा हमारे यहाँ प्रमुखता से लगाई जाती है। जो किसान खीरा लगाना चाहते हैं वे बेहतर उत्पादन के लिए स्वर्ण शीतल, स्वर्ण पूर्णा, स्वर्ण अगेती नामक खीरे की उत्प्रभेद लगाएं। निश्चित तौर पर उन्हें लाभ होगा। स्वर्ण शीतल, स्वर्ण पूर्णा और स्वर्ण अगेती ये खीरा के उन्नत प्रभेदों में प्रमुख माने जाते हैं। ये किस्में झारखंड की मिट्टी और जलवायु में बेहतर उपज प्रदान करने में सक्षम है। खेत की तैयारी कर 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 80 से 120 क्विंटल तक खीरे की उपज पाई जा सकती है। किसान भाइयों, आने वाले बरसात के मौसम में हमारे पाले गए मवेशियों में कुछ रोग लगने की संभावनाएं रहती है। इस समय मुख्य रूप से मवेशियों में गलघोटू और लंगड़ा बुखार लगने की संभावना रहती है। इन रोगों के लग जाने की स्थिति में पशुओं की स्थिति गंभीर हो जाती है। ये रोग पशुओं को ना लगे, इसके लिए टीकाकरण बेहतर उपाय है। पशुपालक बरसात आने से पहले अपने पशुओं को HSPQ का टीका अवश्य लगवा दें। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टिलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को यह उपकरण तुरंत निपटा देता है। यह है पावर टिलर। खेत में यह उपकरण किसानों को बहुत तरीके से मददगार साबित होता है। इस उपकरण द्वारा खेत की जुताई, ढुलाई, ढेला फोड़ना जैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। पावर टिलर की मदद से एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी के पास। धन्यवाद गोपाल। दर्शकों, पुनः आपका स्वागत है कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा में। अब हम देखेंगे कि मंडी भाव में आज क्या है खास। अगर हम बात करें आलू की, तो आलू रहा न्यूनतम 1000 से लेकर 1200 रुपये तक। प्याज 1100 से लेकर
1,200 तक। वहीं रहा चीनी का भाव 3,900 से लेकर 4,100 रुपये। अब देखते हैं मसूर में क्या उतार चढ़ाव है। मसूर का भाव रहा न्यूनतम 6,750 और अधिकतम 7,250 रुपये। ये रहा आज का मंडी भाव। अब हम चलते हैं सीधे स्टूडियो गोपाल के पास। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए कृषि कार्य करें, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। सभी कृषक टीका अवश्य लगवाएं और जिन्होंने टीका ले लिया है वे टीके का बूस्टर डोज अवश्य लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे भारत में अरहर फसल को दलहनी फसल का मुख्य फसल माना जाता है और भारत में लगभग हर जगह इस फसल की खेती की जाती है। तो अधिक उत्पादन के लिए हम वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, आज हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी कि अरहर की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें। अरहर की दाल में तकरीबन 21 से 22% तक का प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका बाज़ारी भाव काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे में अगर वैज्ञानिक विधि से अरहर की खेती की जाए तो कमाई अच्छी की जा सकती है।
जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी व दोमट मिट्टी वाली भूमि को इसकी खेती के लिए अच्छा माना जाता है। इसकी खेती के लिए उचित जल निकासी वाली ढालू जगह को सर्वोत्तम माना जाता है। जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर बृहद पैमाने पर कृषि कार्य किया जाता है और लगभग सभी तरह के फसलों का उत्पादन किया जाता है। यदि हम दलहनी फसलों की बात करें तो अरहर को प्रमुख तौर पर माना जाता है। किसान भाइयों, हम देख रहे हैं कि आज के समय में खेती किसानी में कई तरह के नए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और किसान भाई नई नई विधियों को अपनाकर खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो यदि हम अरहर फसल की बात करें तो इसकी खेती आप वैज्ञानिक तौर पर करेंगे तो आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे और अपना ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे। इसी कड़ी में आज हम उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र मांडू में और आइए जानते हैं अरहर की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से की जाए। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दुष्यंत कुमार राघव। हमारे झारखंड में जैसे ही बरसात का समय आता है तो यहाँ अपने खेतों में सभी किसान बंधु खेती की तैयारियां शुरू कर देते हैं, चाहे धान वाली फसलें हों चाहे दलहन वाली फसलें हों। तो धान के लिए तो अत्यधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि धान के साथ साथ जो हमारी दलहनी फसल है, जो मुख्य दलहनी फसल है, जिसका भोजन में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, दाल, अरहर की दाल, जिसके बिना हमारा कोई भी भोजन पूर्ण नहीं होता। तो जैसे ही अरहर की दाल हमें खाने में अच्छी लगती है, उसकी खेती भी उतना ही आसान है। तो उसके लिए किसान बंधुओं को मैं अभी से जागरूक करना चाहूँगा ताकि वो समय आने पर उनकी तैयारी पूर्ण रखें और अधिक से अधिक उत्पादन ले पाएँ। तो सबसे पहले तो मैं किसान बंधुओं का मैं बता दूं कि किस तरह की ज़मीन का चुनाव करें इस हमारी अरहर की खेती के लिए। तो ऐसी हम ज़मीन का चुनाव करें जिसमें पानी नहीं भरता हो, और साथ ही साथ ऐसी हम लोग ज़मीन का भी चुनाव करें जिसमें से पानी अगर भरता हो तो निकल जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 2 नंबर या ऐसी टाण ज़मीन जहाँ ज़मीन की जो हमारी गुणवत्ता है या ज़मीन की जो भौतिक दशा है वो अच्छी हो, दोमट मिट्टी हो। और तीसरा पहलू है उस ज़मीन का पीएच मान हम चूँकि हमारी जो झारखंड में जो हमारी मिट्टी है थोड़ा खट्टी है, अम्लीय उसका दशा है। तो उस दशा में अगर हम लोग खेती करेंगे तो उसमें कुछ हमें भूमि सुधारक का प्रयोग करना होगा, जिनका मैं चर्चा आगे करूँगा। अरहर की अच्छी फसल के लिए खेत को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। अच्छी उपज के लिए उन्नत किस्मों का चयन बेहद ज़रूरी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पारस, पूसा 992, T21 और UPAS 122 समेत कई किस्में हैं जिसका चयन कर अरहर की खेती की जा सकती है। बीमारी से और कीटों से आक्रमण से बचाने वाली एफआईआर कैसे? एफ से मतलब फंजीसाइड मतलब कोई भी ऐसा कवकनाशी जो बीमारी को दूर कर रहा हो, जैसे कि बावस्टीन है, कार्बेंडाजिम के नाम से जो आता है, या मैंकोजैब है, या फिर और भी कोई ऐसा फंजीसाइड जिससे हम लोग इसको उपचारित कर सकें, या हम लोग ट्राइकोडर्मा विरिडी भी हम लोग ले सकते हैं। और उसके बाद है इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि जब ये अंकुरण की अवस्था में जो हमारे ज़मीन में रहने वाले कीट हैं उनसे बचाने के लिए, या शुरुआती अवस्था में जो बाह्य कीट हैं उनसे 20-25 दिन तक उनसे बचाव के लिए, तो उसके लिए हम लोग रिकमेंड करेंगे आपको इमिडाक्लोपिड या नीम का तेल जो आता है, नीम ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं वो। और तीसरा क्या हो गया? FI और R का मतलब राइजोबियम मतलब जैव उर्वरक, जो कि जैव उर्वरक का क्या काम है कि जो हमारा दही को जमाने के लिए थोड़ा सा जोरन का काम करता है, वही जैव उर्वरक हम अगर अपनी खेती में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो मिट्टी है उसमें जो जैव उर्वरक जितने मात्रा में है और वो सोए हुए हैं उनको जगाने का काम करता है, उनकी मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, तो वो है राइजोबियम। बहुत आसानी से मिल जाता है। और इन तीनों जो दवाओं का जो मैंने खर्चा बताया है बहुत ही सस्ता है। आप एक तरफ से ट्राइकोडर्मा विरिडी आप ले सकते हैं, नीम ऑयल ले सकते हैं और राइजोबियम ले सकते हैं। तीनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आपको आसानी से मिल जाएंगे। और भी बाज़ार में इफ़को है या सरकारी जो कोऑपरेटिव कंपनियां हैं उनका एक लिक्विड फॉर्म में भी अब ये आसानी से उपलब्ध है। और ICR के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर भी अगर संपर्क करेंगे तो ये आसानी से मिल जाता है। बीजोपचार के लिए सर्वप्रथम 1 किलोग्राम बीज को 200 ग्राम थीरम तथा 1 ग्राम कार्बेंडाजिम के मिश्रण
अथवा 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा, साथ ही 1 ग्राम कार्बाक्सिन या कार्बेंडाजिम से उपचारित करें। बोने से पहले हर बीज को अरहर की विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लेना चाहिए। अगर हम लोग जो कम दिन वाली जो हमारी किस्म है उनका अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो 20 से 25 किलोग्राम, और जो अधिक दिन वाली जो हमारी किस्म है उन किस्मों का अगर हम लोग चुनाव करते हैं तो 15 से 20 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। तो ये शुरुआती अवस्था में हुई कि क्या हम लोगों को करना चाहिए। अब जब हम लोग बुवाई करना शुरू करते हैं तो ये बात आती है कि कितना दूरी पर हम लोग रखें, इसका जो पौधे से पौधे की दूरी कितना रखें, लाइन से लाइन की दूरी कितना रखें। तो अगर कम दिन वाली हमारी फसल है 115 से 20 दिन वाली, तो उसमें हम लोग 45 से 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। और अगर हमारी लंबी 145-60 दिन की अगर हमारी फसल है तो 60 सेंटीमीटर मतलब 3 फीट पौधे से पौधे की दूरी और 25 सेंटीमीटर 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी हम लोग रखें। क्योंकि मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ बीज की संख्या कम भी होगी और साथ ही साथ पौधे को पूरा फैलाव करने के लिए क्षेत्र मिल जाएगा और उत्पादन हमारा अधिक होगा। कभी भी ज़्यादा बीज डालने से फसल में ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। उकठा, बांझपन और फाइटोपथोरा, झुलसा समेत कई प्रकार के रोग हैं जो अरहर की फसल में लगते हैं। ऐसे में समय रहते इसका उपचार ज़रूरी है। जानकार कहते हैं कि अरहर की फसल में मक्खी, छेदक इल्ली, फली का मतकुण, प्लूमाथ और बीटल जैसे कीट लगते हैं जो फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर समय रहते इसका निदान नहीं किया गया तो फसल चौपट हो सकती है। लिहाजा वैज्ञानिक विधि से कीट और रोग का नियंत्रण बेहद ज़रूरी होता है। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा अरहर की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें। आशा करते हैं इस जानकारी से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। दिन पर दिन किसान भाई बहनों को खेती करने के लिए ज़मीन की कमी तो होती ही जा रही है, लेकिन आप नदी के किनारे भी खाली बचे जगहों पर खेती करके अपनी आमदनी को दोगुनी कर सकते हैं। तो विभिन्न फसलों की खेती कैसे करें नदी के किनारे खाली बचे जगहों पर, चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आज हम पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मांडू रामगढ़ में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर राघवेंद्र जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि नदी किनारे खाली स्थानों पर विभिन्न फसलों का उत्पादन किस तरीके से किया जाए। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो नदी नालों में जहाँ पानी रहता है वहाँ हम लोग जो खेती का चुनाव करें तो खेती के साथ साथ कुछ फलदार वृक्षों का भी चुनाव करें। जैसे कि फलदार वृक्षों में आम हम लोग लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, कटहल लगा सकते हैं और कुछ ऐसे फल जिनमें लकड़ी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फलों के लिए भी जिनकी मार्केट में भी वैल्यू अधिक है, जैसे कि जामुन है और साथ ही साथ बेल पत्थर है जो कि मिट्टी के कटाव को भी रोकेंगे और पानी की भी उनको ऐसी आवश्यकता समय समय पर कम पड़ेगी और साथ ही साथ उनमें और दूसरी बहुफसलें भी ले पाएंगे। जैसे कि इनमें वो चाहें तो आप अदरक की खेती ले सकते हैं, हल्दी की फसल ले सकते हैं और साथ ही साथ उसमें और भी चारे वाली फसल जैसे कि नेपियर घास है उसको भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे जानवरों का भी उसमें चारा मिल सकता है। और जो हमारे नदी नालों के आसपास जो ज़मीन होती है, किसान भाइयों को मैं एक और सलाह देना चाहूँगा, उस ज़मीन में हम लोग ऐसे भी वृक्ष लगाएं जिनसे हमें लकड़ी के साथ साथ ईंधन की भी प्राप्ति हो, जैसे कि बकेन है या फिर नीम है या फिर शीशम है या फिर जामुन है, अर्जुन है। साथ ही साथ ऐसे भी हम लोग पौधे लगाएं जैसे कि बांस है। हमारे झारखंड में बांस की बहुत अधिक डिमांड है और साथ ही साथ हमारे किसान बंधु जो सब्जियों की खेती करते हैं उनकी बाड़बंदी करने के लिए, उनकी स्टैकिंग करने के लिए, पूजा में, घरेलू कार्यों में बांस का बहुत ही उपयोग है। तो एक लोकल बाज़ार भी बहुत आसानी से मिल जाता है और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी फलदार वृक्ष हैं उन सभी से 3 से 4 साल में बांस बहुत अच्छी ग्रोथ भी करता है, जिससे कि हर किसान को 1,80,000 रुपये तक प्रति हेक्टेयर की आमदनी भी हो जाती है। और जहाँ तक पौधों का सवाल है तो प्रति भूमि में जो नदी के किनारे पड़ी हुई है उसमें 2400 पौधे तक बांस के लगते
हैं। और अगर पूरा बागान न लगाएं, चारों तरफ भी अगर हम लोग मिक्स में लगाएं तो बांस के साथ साथ जो भी फलदार हमारे वृक्ष हैं जैसे कि आम है, नींबू है, अमरूद है, कटहल है, उनको भी हम लोग मिक्स कर कर लगा सकते हैं, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारा जो पानी का कटाव है वो रुकेगा, साथ ही साथ जो हमारे जल स्रोत हैं वो अधिक दिन तक रह पाएंगे। जहाँ जैसे कि जनवरी या फरवरी का महीना जैसे ही आता है तो हमारे जल स्रोत सूख जाते हैं, उनके सहारे अगर हम लोग इस तरह की जो तटीय खेती करेंगे तो उससे जल स्रोतों की जो सूखने की अवधि है वो कम हो जाएगी, उसमें अधिक समय तक पानी की उपलब्धता बनी रहेगी, जिससे कि हमारे जानवरों के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। और उस जो हमारा पानी है उसको हम लोग बोराबंदी करके, बोराबंदी मतलब जो सीमेंट का खाली बोरा या कोई भी खाली प्लास्टिक की बोरी में बालू भर के उस पानी को रोक भी सकते हैं और उसको सिंचाई के रूप में उपयोग भी कर सकते हैं। और छोटे छोटे जगह ऐसे अगर हम लोग समूह में, क्लस्टर्स में अगर इस तरह की जो वन आधारित खेती है या एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल है या फल आधारित हमारी हरित पट्टियाँ हैं, उनको अगर हम लोग विकसित करेंगे तो आने वाले समय में जो हमारे जल के स्रोत हैं जिनके आसपास कोई ऐसी खेती नहीं होती है, वहाँ बहुफसलीय खेती और नकदी फसलें और लकड़ी जलावन के लिए खेती, फर्नीचर के लिए वन या फर्नीचर के लिए जो हमारे पौधे हैं उनको आसानी से हम लोग खेती के रूप में देख पाएंगे। और हमारी जो खेती करने की आधारशिला है, गेहूँ, धान, टमाटर, इसके अलावा हम लोग इसको भी एक खेती का एक प्रारूप मानेंगे और एक नया अवसर युवाओं को देंगे कि इससे भी हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर किसान बंधु इस तरह की खेती में आगे आते हैं तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से भी बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं, बिरसा हरित योजना के माध्यम से भी बहुत सारी बागवानी की योजनाएं चलाई जाती हैं, साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र है, चाहे आत्मा है या और भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो उनको मदद कर सकते हैं उस एरिया को एक हरित चरागाह के रूप में या हरित वन पट्टी के रूप में या हरित फलदार वृक्ष क्षेत्र के रूप में विकसित करने में, और जो कि हमारे झारखंड के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर के रूप में मैं उसको देखता हूं। और सभी किसान बंधुओं से आग्रह भी करता हूं कि इस बरसात के मौसम में ऐसी जगहों का चिन्हित कर लें और उस जगह को चिन्हित करके धीरे धीरे 4 से 5 वर्ष में जो पौधे मैंने उनको बताए हैं उनको रोपाई शुरू करें, साथ ही साथ उसमें सब्जियों की खेती भी प्रारंभ करें और जानवर को लिए भी उसमें चारे की उपलब्धता उपस्थित कराएं और साथ ही साथ जो हमारी जलावन की लकड़ी है उसकी भी उपलब्धता के लिए उसमें पौधों का रोपण करें, फलदार वृक्षों का भी रोपण करें। तो एक देखेंगे आप एक बहुत ही सुंदर एक पर्यावरण भी हमारा सुधरेगा और जो हमारे युवा कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे कि आजकल जो कॉन्सेप्ट है एग्रो इको टूरिज्म, तो वो भी बहुत आसानी से उस जगह डेवलप हो सकता है। गांव-गांव में किसान अपने उत्पाद को वहां बिक्री भी कर सकते हैं और साथ ही साथ टूरिस्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पर्यावरण में भी सुधार कर सकते हैं। तो ये इस सलाह को मैं देना चाहूँगा। इस विषय से संबंधित अगर किसी किसान बंधु को विशेष जानकारी भी चाहिए तो वो कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकता है, जिस जिला में है वहाँ पर संबंधित विभाग से संपर्क कर सकता है या सीधे हमसे आकर भी वो संपर्क कर सकता है ताकि हम लोग विस्तार से उसको और समझा जा सकें। एक और मैं यहाँ बात कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे इस तरह की ज़मीन है जहाँ हमारे जल स्रोत हैं या इस तरह के नदी नाले हैं, वहाँ पर उसको विकसित करने के लिए क्लस्टर समूह में ही वो एक सफलता मिल सकती है। अकेले उसको चलने में थोड़ा उनको कठिनाई आएगी। तो अगर वो ग्राम पंचायत के माध्यम से अगर गठित समूह बनाकर या जो हमारी महिला दीदी हैं उनके जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको गठित कर या किसान क्लब, युवा किसान क्लब गठित कर अगर उस और अगर अग्रसित होंगे तो निश्चित रूप से वो अपने गांव के ऐसे जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं उनकी दशा बदल सकते हैं। और आने वाले समय में अभी हमारे सभी ज़िलों में जो कृषि उत्पादक संगठन जिनको FPO भी कहा जाता है वो भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक नया
ये आयाम होगा अपने आप को सिद्ध करने का और किसानों को जोड़कर पर्यावरण को ठीक करने का, और साथ ही साथ वन आधारित जो पौधे इसमें लगाए जाएंगे उनके उत्पाद को इकट्ठा करके विपणन करके उनकी पैकेजिंग प्रोसेसिंग करके खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित करने का। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है हमारे किसान बंधुओं को कि अगर हम लोग इस ज़मीन को थोड़ा सा भी प्लानिंग करके सोचें और कैसे उसको विकसित किया जाए, चारागाह के रूप में हम लोग विकसित करें या उसको हम लोग पशुओं के चारागाह के साथ साथ फल उत्पादन के रूप में विकसित करें या जो हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल है उसके लिए विकसित करें, तो उसके लिए जगह के अनुसार उसका चुनाव करें और चुनाव के अनुसार आगे बढ़ने के लिए संपर्क। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।